नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। फ्रांस में सरकार की मितव्ययिता योजनाओं के विरुद्ध बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से फोन पर की बात। नेपाल में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए भारत के दृढ़ समर्थन की पुष्टि की। भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकी समूहों को अफगानिस्तानी क्षेत्र का आतंकवादी उद्देश्यों का इस्तेमाल रोकने के लिए वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया और यूक्रेन ने रूस की एक प्रमुख रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया। समाचार विस्तार से। फ्रांस में आज लाखों लोग मितव्ययिता योजनाओं के विरुद्ध देशव्यापी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। यूनियनों ने सरकार से आगामी बजट कटौती को वापस लेने की मांग की है। हाई स्कूल के छात्र भी प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारी खर्च बढ़ाने, अमीरों पर ज्यादा कर लगाने और पेंशन में बदलावों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसमें लगभग 8 लाख लोग शामिल हुए। पेरिस में लगभग आधे प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक हड़ताल पर रहे। बढ़ते घाटे के बीच 2026 के बजट के लिए समर्थन मांग रहे प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकार्नो को कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की नवनियुक्त अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के साथ आज फोन पर बात की। प्रधानमंत्री कार्की ने श्री मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं दी। श्रीमती कार्की ने भारत नेपाल के सदियों पुराने दोस्ताना संबंधों को याद किया और प्रधानमंत्री मोदी को नेपाल के ताजा राजनैतिक घटनाक्रम से अवगत कराया। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री कार्की को नेपाल की प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी और नेपाल को भारत का निरंतर सहयोग देने का वचन किया। प्रधानमंत्री ने श्रीमती कार्की और नेपाल के लोगों को कल उनके राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया में महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए समग्र स्वास्थ्य और आरोग्य को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ और ज्यादा सहयोग का इच्छुक है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयस का जन्मदिन की शुभकामनाएं देने पर आभार व्यक्त किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सूची में दर्ज पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद आतंकी समूहों और उनके समर्थकों को अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंक के लिए न करने देने की वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया है। एक रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कल हुई बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने अफगानिस्तान के आतंकवादी शोषण को रोकने के लिए वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है। भारत के स्थायी राजदूत ने कहा कि भारत अफगानिस्तान की मदद के लिए हमेशा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग का समर्थन करता रहा है। भारत ने 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकवादी हमले की अफगानिस्तान द्वारा की गई कड़ी निंदा का भी स्वागत किया। विश्व दर्पण के लिए जया भारती। भारत और अमेरिका ने वॉशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास में आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान अंतरिक्ष सहभागिता के नए अध्याय की शुरुआत की है। दोनों देशों के अधिकारियों और अंतरिक्ष यात्रियों ने कहा कि वर्षों के सहयोग ने भविष्य के चंद्र और मंगल अभियानों के लिए पृष्ठभूमि तैयार की है। समारोह में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में ले जाने वाले एक्सियोम मिशन 4 और निसार उपग्रह के प्रक्षेपण जैसी हाल की उपलब्धियों को रेखांकित किया गया। भारत के दूत विनय मोहन क्वात्रा ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की सबल विरासत और भविष्य की चर्चा करते हुए दोनों देशों की सरकारों और उद्योगों के बीच गहरे समन्वय के अवसरों पर बल दिया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने उद्योगपति गौतम अडानी और उनकी कंपनियों के समूह को क्लीन चिट देते हुए कहा है कि अमरीकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए इनसाइड ट्रेडिंग
बाजार में हेरफेर और सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों के उल्लंघन के आरोप निराधार पाए गए हैं। सेबी ने कहा कि उसे इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि समूह ने अपनी सूचीबद्ध कंपनियों में धन भेजने के लिए संबंधित पक्षों का इस्तेमाल किया। सेबी ने कहा कि बाजार नियामक के प्रकटीकरण मानदंडों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, क्योंकि अडानी फर्मों के बीच लेन देन संबंधित पक्ष की परिभाषा के अनुरूप नहीं थे। साथ ही प्रतिभूतियों के बड़े अधिग्रहण या नियंत्रण से जुड़ा कोई उल्लंघन भी नहीं था। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। रूस के बशकोर्तोस्तान में यूक्रेन के ड्रोन हमले में एक प्रमुख तेल रिफाइनरी में आग लग गई। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि 2 ड्रोन्स ने इस रिफाइनरी पर हमला किया था। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इस बीच यूक्रेन ने रूस के हमलों में मारे गए लगभग 1000 मृत सैनिकों के शव बरामद किए हैं। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके परिवार के 10 सदस्य फरवरी 2026 में होने वाले आगामी 13वें राष्ट्रीय संसदीय चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके राष्ट्रीय पहचान पत्र लॉक कर दिए गए हैं। बांग्लादेश चुनाव आयोग के वरिष्ठ सचिव अख्तर अहमद ने बुधवार को ढाका स्थित आयोग मुख्यालय में कहा कि जिनके एनआईडी लॉक हैं वो देश के बाहर मतदान के लिए पंजीकरण नहीं करा सकते। श्रीलंका हिंसक अपराधों में तेजी की समस्या से जूझ रहा है। गोलीबारी और हत्या का इस साल का अब तक का आंकड़ा पिछले साल भर में हुए अपराधों की कुल संख्या के लगभग करीब पहुंच गया है। मीडिया ने बताया कि ज्यादातर हत्याएं अंडरवर्ल्ड गैंग्स की आपसी दुश्मनी में हुई हैं। हालांकि घटनास्थल पर मौजूद अनेक निर्दोष लोग भी इनमें मारे गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोंगो में इबोला के 48 रोगियों की पुष्टि हुई है। कोंगो में इबोला से 31 लोगों की मौत हो गई। 2 सप्ताह पहले घोषित किया गया ये प्रकोप कोंगो के कासाई प्रांत से शुरू हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों और संक्रमित रोगियों के संपर्क में आए लोगों का टीकाकरण शुरू कर दिया है। प्रकोप के केंद्र बुलापे में एरवेबो वैक्सीन की शुरुआती 400 खुराकें पहुंचा दी गई हैं। ऑस्ट्रेलिया अगले दशक में 2005 के स्तर की तुलना में अपने कार्बन उत्सर्जन में 62% की कटौती करने का लक्ष्य रखेगा। जीवाश्म ईंधन पर अपनी निरंतर निर्भरता के लिए वैश्विक आलोचना झेल रहे ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही सन 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 43% की कमी करने का संकल्प लिया था। देश भर के 7 नए प्राकृतिक धरोहर स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। अब भारत के स्थलों की संख्या 62 से बढ़कर 69 हो गई है। नए शामिल स्थलों में महाराष्ट्र के पंचगनी और महाबलेश्वर स्थित डेक्कन ट्रैप, कर्नाटक के सेंट मैरी द्वीप समूह की भूवैज्ञानिक विरासत, मेघालय युग की गुफाएं, नागा हिल ओफियोलाइट, आंध्र प्रदेश का एर्रा मट्टी डिब्बालू, तिरुमला की पहाड़ियां और केरल की वर्कला चट्टानें शामिल हैं। और अब खेल खबरों के साथ हैं शशांक कुमार। पीवी सिंधु चाइना मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने थाईलैंड की पार्नपावी चोंगवोंग को आसानी से हराया। वहीं पुरुष डबल्स में स्वातिक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने भी अंतिम 8 में प्रवेश किया। उधर टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में सचिन यादव सिर्फ 40 सेंटीमीटर की दूरी से कांस्य पदक से चूक गए। चौथे स्थान पर रहे सचिन ने करियर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो 86.27 मीटर का किया। वहीं पूर्व चैंपियन नीरज चोपड़ा 84.03 मीटर के साथ 8वें स्थान पर रहे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। फ्रांस में सरकार की मितव्ययिता योजनाओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से फोन पर बात की। नेपाल में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए भारत के दृढ़ समर्थन की पुष्टि की। और यूक्रेन ने रूस की एक प्रमुख रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ।